हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 12 और आज हम लेक्चर नंबर 12 में करेंगे कि आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जो हमने दो लेक्चर किया था उस दो लेक्चर में देखा था कि एक समान पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशित तार के कारण। दूसरा जो हमने देखा था वो था कि हमारा एक समान समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इन दोनों में हम गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश किए थे। ठीक है, और समझाने की कोशिश हमने किया था, आपको फिलिप समझ में भी आया होगा वो। ठीक, तो यहां पर भी आज भी हम गॉस का नियम का ही उपयोग करेंगे और गॉस के नियम से ही सीखेंगे कि आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उसी का गॉस के नियम का ही हमारा ये आगे तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं कि आवेशित गोले के कारण आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब देखो गोला जो होता है ये गोला हमारा दो प्रकार का होता है। अगर हम गोले की बात करें तो हमारा जो गोला होगा ये हमारा गोला दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो पहला प्रकार होगा गोले का वो होगा हमारा खोखला गोला। पहला जो होगा वो होगा हमारा खोखला गोला, या इसी को हम बोलते हैं गोलीय कोष भी बोलते हैं, इसी को हम गोलीय कोष भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ठोस गोला। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ठोस गोला होता है। ठीक है, अब जो हमारा खोखला गोला होता है ये खोखला गोला भी हमारा दो प्रकार का होगा। पहला जो होगा वो होगा हमारा चालक खोखला गोला, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा अचालक खोखला गोला होता है। चालक खोखला गोला और अचालक खोखला गोला। और जो ठोस गोला होता है ये ठोस गोला भी हमारा दो प्रकार का होगा। पहला जो होगा वो होगा हमारा चालक ठोस गोला, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा अचालक ठोस गोला होता है। पहला होगा चालक ठोस गोला और दूसरा होता है अचालक ठोस गोला। अब देखो यहाँ पर जो हमारा चालक खोखला गोला होता है इसकी खासियत ये होती है, पूरे खोखले गोले की खासियत ये होती है कि अगर मैं इस पे आवेश देता हूं तो वो आवेश इसके सतह पर आ जाता है। जैसे तुम खुद सोचो यार, अगर ये एक कोई गोला है, ठीक, ये खोखला गोला, इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर मैं इस पे आवेश दूंगा तो आवेश कहाँ जाएगा? इसके सतह पर ही तो आएगा। तो खोखले गोले पर या गोलीय कोष की बात करो, चाहे वो चालक हो चाहे अचालक हो, तो उस पर अगर आवेश देते हैं तो आवेश हमेशा कहाँ आता है? उसकी सतह पर आता है। और यही सेम चीज जो होती है वो ठोस चालक गोले में भी यही होती है कि अगर मैं एक ठोस चालक गोला ले लेता हूं और उस पर अगर आवेश, जैसे ठोस चालक गोला, इस पर मैंने आवेश भर दिया, अगर आवेश हमने भर दिया इस पर, चलो किसी की मदद से, सिरिंज की मदद से हमने इस पर आवेश डाल दिया, आवेश डालूंगा तो वो आवेश जो होगा वो पूरे उसके सतह पर आकर फैल जाता है, उसके आयतन पर आवेश नहीं होता। लेकिन जो तीसरा हमारा ठोस और अचालक गोला होता है इसकी खासियत ये होती है कि अगर मैं इस पे आवेश देता हूं तो आवेश पूरे आयतन पे होता है। अगर मैं अचालक की बात करूं तो अचालक पे आवेश पूरे आयतन पर होगा। आवेश जो होगा वो पूरे हमारे किस पे हो जाता है? आयतन पर हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को छोड़कर जो हमारा ये अचालक वाला होगा तो अचालक पर आवेश जो होगा वो पूरे आयतन पर होगा। ठीक है, और इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, वो भी कैसा होता है? समान होता है। तो अचालक, ठोस अचालक गोले को छोड़कर बाकी सभी की प्रॉपर्टी तीनों को क्या होती है? सेम ही होती है। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे, एक ही में पढ़ लेंगे और तीनों का हमारा एक ही के साथ हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख लो कि ठोस गोलीय चालक को छोड़कर ठोस गोलीय चालक को, सॉरी, ठोस गोलीय अचालक लिखो, ठोस गोलीय अचालक को छोड़कर बाकी सभी का गुण एक समान होता है। बाकी सभी का गुण एक समान होता है। ठोस गोलीय अचालक को छोड़कर बाकी सभी का गुण कैसा होगा? एक समान होता है। ठीक है, और एक समान का मतलब है कि आवेश जो होगा, आवेश पूरे सतह पर होगा। ऐसे लिख लो कि आवेश सतह पर
होगा, जो आवेश होगा वो आवेश हमारा कहाँ पर होगा, सतह पर होगा। तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ लेंगे, जो हमारा खोखला चालक अचालक होगा और ठोस चालक होगा, इन सबको हम एक साथ पढ़ लेंगे। उनका जो आवेश होता है वो आवेश कहाँ पर होता है, सतह पर होता है। गोले के आवेश जो होगा वो गोले के सतह पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ देखो कि जो हमारा ये अचालक है, इस अचालक को हमें नहीं पढ़ना है। ये चीज़ है कि इस अचालक को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये अचालक जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में केवल यही इतना है कि खोखला चालक अचालक और खोखला ठोस चालक के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी बताने के लिए, लेकिन इसको सिर्फ बताया इसलिए हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि ठोस चालक गोला। अगर ठोस चालक गोला बोल दिया तो उसका मतलब समझ जाना कि हम गोला या गोलीय कोष की बात करते हैं। देखो हमेशा गोलीय कोष लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा कि खोखला चालक बोल देगा या खोखला अचालक बोल देगा या ठोस चालक बोल देगा। तो अगर ठोस चालक बोल रहा है तो भी ये समझ जाना कि हम गोलीय कोष की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन हमारा बताने का मकसद यही था कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि ठोस चालक गोले पर, तो समझ जाना कि ठोस चालक गोले का मतलब क्या है कि गोलीय कोष की बात ही की जा रही है, ठीक है। बाकी आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, नोट कर लिया ना इसको, चलो पीछे आके पॉज करके नोट कर लो कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में केवल इन्हीं तीनों पर है, बाकी चौथा वाला हमारा नहीं है। चौथा वाला हमारा नीट या जेईई की करोगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पर कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब देखो हेडिंग में थोड़ा सा अलग लिख दिया है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग इसलिए लिखा है क्योंकि ये हेडिंग मिलता जुलता एनसीईआरटी से, ठीक है। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता एनसीईआरटी हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। इसको चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि खोखला ब्रैकेट में चालक अचालक तथा ठोस चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब भी हमारा वही चीज निकलेगा। हेडिंग थोड़ा मिलता जुलता था इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक समान आवेशित पतला गोलीय कोष है तो हमारा जो आवेश होगा, आवेश गोले की सतह पर होगा। आवेश जो होगा वो गोले की सतह पर होगा। आवेश जो होगा वो कहां पर होगा, गोले की सतह पर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक हम नया टर्म डिफाइन करेंगे। नया क्या, तुम पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये होता है हमारा कि आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हम पतला गोलीय कोष ले रहे हैं, गोलीय कोष की त्रिज्या आर, यहाँ पे लिख लो कि माना पतले गोलीय कोष की त्रिज्या, पतले गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। पतले गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गोलीय कोष ले रहे हैं उस गोलीय कोष की त्रिज्या कितनी है, आर, कैपिटल आर के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज हम दो बार में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो हमारा आउटसाइड, यानी कि गोले के केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, यानी कि जो गोले का केंद्र होगा, गोले का केंद्र आर होगा, जो हमारा गोला आर त्रिज्या का बन रहा है उसके केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और ये जो त्रिज्या होगा इस कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि गोले के बाहर जाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। दूसरा केस जो पढ़ेंगे उस दूसरे केस में हम इनसाइड पढ़ेंगे। इनसाइड का मतलब ये है कि आर जो होगा लेस देन आर होगा, यानी कि अब की बार जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस गोलीय कोष के अंदर ही निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। तो इस दो केस में लेकर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो इसको नोट कर लिया इतना, ये भी नोट कर लो, भी मिटा दो, थोड़ा जगह हो जाए, मिटा दूं ना इसको। चलिए
इतना तो पता होगा कहाँ पे होगा, गोलीय कोश के आवेश पर, गोलीय कोश के सतह पर आवेश होगा और त्रिज्या कितनी होगी, आर के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं एक गोला बना ले रहा हूँ कि ये हमने एक गोला बना लिया, ठीक। इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या हमने आर मान लिया है और इस गोले पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस गोले पर जो आवेश है वो आवेश हमारा एक समान रूप से वितरित है। अब पहला केस यहाँ पे, तो पहला हेडिंग डालो यहाँ पे कि पहला हेडिंग ये है हमारा कि गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, पहला केस हमारा ये है कि गोलीय कोश के बाहर हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि आर जो होगा वो ग्रेटर देन आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा यहाँ पर आर दूरी पर, मान लो कि इसके केंद्र से यहाँ पर हम आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे और गॉसीय पृष्ठ जो मिलता है ये हमें एक गोला मिलता है, जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है वो एक गोला मिलता है और उस गोले की जो त्रिज्या है, गॉसीय पृष्ठ की गोले की त्रिज्या है वो हमारी स्मॉल आर के बराबर है। गॉसीय पृष्ठ के गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर के बराबर है। तो यहाँ पर आर त्रिज्या मानकर एक मैं गॉसीय पृष्ठ बना देता हूँ, ये गॉसीय पृष्ठ हमारा बन गया, ठीक। यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या हमारी कितनी है, आर के बराबर है, ठीक है। अब जब गॉसीय पृष्ठ हमारा बन गया है, तो गॉसीय पृष्ठ बन गया तो अब गॉसीय यहाँ से फाई निकालने की कोशिश करो। इतने बात तो समझ में आ गया ना। सिंपल सा काम क्या कि हमने आर दूरी पर आकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो यहाँ पर आर दूरी पर, मान लो कि ये आर दूरी पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा पी है, इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। तो हमने एक गॉसीय पृष्ठ सोचा, तो गॉसीय पृष्ठ हमें यह समझ में आया कि एक गोला बना लेते हैं। तो ये गोला हमारा बन गया गॉसीय पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां पर काटा हूं, तो इस क्षेत्रफल से अगर मैं क्षेत्रफल सदिश बनाऊं, तो क्षेत्रफल सदिश हमारा किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, डीए। क्षेत्रफल सदिश जो होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे, तो देखो यहां पर जो आवेश है इस गोले पर, ये आवेश हर तरफ फैला हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हर तरफ जाएगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, हर तरफ वैद्युत क्षेत्र जाएगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र हमें लेना है वो त्रिज्यता वैद्युत क्षेत्र लेनी है। त्रिज्यता वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी उसी दिशा में हमें वैद्युत क्षेत्र भी ले लेना है, ठीक है। जिस तरफ हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा उसी दिशा में हम वैद्युत क्षेत्र भी ले लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे टीचर को आपके लेनी पड़ेगी, ठीक है। टीचर की हेल्प थोड़ी सी आपको लेनी पड़ेगी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यता लेते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मान लो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया काट रहा हूँ, तो इस छोटे से एरिया का जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हमारा इस दिशा में निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। और जो इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो त्रिज्यता होगी। तो त्रिज्यता का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमारी इसी दिशा में हो जाएगी, एरिया वेक्टर के दिशा में, ठीक है। ये हमेशा इस तरीके से। एक बात तो क्लियर है ना यहाँ पे कि जो हमारा अगर किसी भी गोले के पृष्ठ पर, इसको मान लो यार, अगर किसी भी गोले के पृष्ठ पर हम लंबवत रेखा खींचते हैं, तो वो लंबवत रेखा जो होती है वो हमेशा गोले के केंद्र से होती हुई जाती है, ठीक है। तो हमेशा कहां से होती हुई जाएगी, गोले के केंद्र से होती हुई जाएगी। तो अगर कहीं बल लोगे, मान लो यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लो, तो इसका जो एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो क्षेत्रफल सदिश हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये दिशा जो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इनके बीच का कोण देखें तो इनके बीच का कोण हमारा कितना मिलेगा, 0 डिग्री के बराबर मिलेगा। इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर इस छोटे से एरिया का, छोटे से क्षेत्रफल से मैं फ्लक्स निकालूं, तो इस छोटे से क्षेत्रफल का फ्लक्स कितना निकलेगा, जो फ्लक्स निकलेगा वो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। उस छोटे से फ्लक्स को हम नाम दे देते हैं कि वो हमारा डी फाई है। छोटा सा फ्लक्स जो है वो हमारा डी फाई है। तो डी फाई बराबर निकलेगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा निकल जाएगा ई डी ए के बराबर निकल के आ जाएगा। कहीं पर निकाल दोगे हर जगह हमारा थीटा का मान कितना होगा, 0। यहां पर थीटा का मान 0 और यहां पर भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां से फाई निकाल लें इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से, अगर मैं इस पूरे गॉसीय
पृष्ठ का फाई निकालना चाहूं तो गॉसीय पृष्ठ का फाई क्या होगा। देखो इस गॉसीय पृष्ठ का फाई, छोटा सा फाई यहां से मिलेगा, छोटा सा फाई यहां से मिलेगा। जितना जितना हम छोटा छोटा क्षेत्रफल काटते जाएंगे, एरिया काटते जाएंगे, उतना ही छोटा छोटा हमें फाई मिलता जाएगा। उन सारे फाई को क्या कर देगा, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस पूरे पृष्ठ का जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ का हमारा फाई निकल जाएगा। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं EDA के बराबर। ठीक है, अब यहां से इसको रिंग भी पहना दो क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसको गोला भी लगा दो कि बंद पृष्ठ पता चले, क्लोज सरफेस। अब देखो जो पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र है, वो पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। तो हम वैद्युत क्षेत्र E को क्या कर ले, बाहर निकालें, तो ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन DA के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं छोटा सा एरिया यहां से काटा, छोटा सा एरिया यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, तो DA 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 मिलकर क्या बन जाएगा, टोटल एरिया A के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा यहां से निकल के आएगा EA के बराबर निकल के आएगा। तो हमारा जो यहां से निकलेगा, देखो हमारा जो यहां से फाई गॉसीय पृष्ठ निकलेगा, फाई गॉसीय पृष्ठ, ये हमारा निकल के आ जाएगा E इंटू, अब इसका एरिया बताओ, गॉसीय पृष्ठ का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा, गोले का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे, 4 पाई आर स्क्वायर, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम स्मॉल आर क्यों यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस गोले की बात नहीं कर रहे हैं, हम गॉसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और गॉसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है, वो गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या हमारी कितनी है, गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर के बराबर है। तो इस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालें, तो इस गॉसीय पृष्ठ जो हमारा गोला है, इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से फाई निकालना चाहूं कि फाई बंद गॉसीय पृष्ठ का फाई कितना होगा, बंद गॉसीय पृष्ठ का जो फाई होगा, ये फाई हमारा कितना होगा, ये हम निकालेंगे गॉस के नियम की मदद से। देखो ये फाई जो हमने निकाला, ये फाई तो हमने मैथमेटिकल तरीके से DA करके निकाला, छोटा छोटा एरिया काटा, उसके फ्लक्स देखा, उस फ्लक्स को जोड़ा, तो वहां से हमारा फाई निकला। अगर मैं इसी को गॉस की मदद से निकालूं फ्लक्स, तो गॉस की मदद से फ्लक्स कैसे निकलेगा, गॉस की मदद से जो फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा Q इनसाइड, वो हो जाएगा हमारा Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा फार्मूला होता है कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर देखो कि कितना आवेश है, जितना आवेश होगा उसको 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से गुणा कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने आवेश मान लिया कि आवेश कितना, Q इनसाइड, हमें नहीं पता कि कितना आवेश है, तो उसको हमने कितना लिख दिया, Q इनसाइड के बराबर लिख दिया है। ठीक है, अब यहां से अगर Q इनसाइड का मान निकालें, तो देखो Q इनसाइड का मान निकालने के लिए, देखो अगर मैं यहाँ छोटा सा एरिया काटूं, यानी 1 मीटर स्क्वायर, अब देखो इस पे टोटल आवेश तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें कि 1 मीटर स्क्वायर का आवेश कितना होगा, तो सिग्मा होगा। 2 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना होगा, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे आवेश कितना होगा, 3 सिग्मा। तो इसी तरीके से छोटा छोटा 1-1 मीटर स्क्वायर का एरिया में काटता जाऊंगा और हमें आवेश मिलता चला जाएगा। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का आवेश कितना होगा, 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर का 3 सिग्मा। 4 मीटर स्क्वायर का 4 सिग्मा। 5 मीटर स्क्वायर का 5 सिग्मा। तो इस पूरे एरिया पर आवेश कितना होगा, देखो इस पूरे गोले पर आवेश कितना होगा, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल इंटू सिग्मा। तो इस पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आई ना कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैसे लिखा। देखो हमें क्यू इनसाइड निकालना था कि इस जो हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। ठीक, तो हमें आवेश तो नहीं पता था, लेकिन हमें आवेश यहां पे सिग्मा बराबर ये पता था कि सिग्मा बराबर होगा, सिग्मा यहां से हमारा सिग्मा बराबर होगा आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे आवेश सिग्मा होगा। तो यहां पे देखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से निकालते जाए तो इस पूरे पृष्ठ पर आवेश कितना होगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू सिग्मा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसका अल्टरनेट तरीका है हमारे पास। देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से क्यू इनसाइड का मान निकालोगे तो क्यू इनसाइड बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्यू इनसाइड का मान हो जाएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा बराबर निकल जाएगा, क्यू इनसाइड बराबर निकल के आ जाएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक,
चलिए ठीक है, क्यू इनसाइड बराबर आएगा सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो क्यू इनसाइड कितना है, हमें किसका मान निकालना है, क्यू इनसाइड का मान निकालना है। ठीक है, सॉरी गलत लिख रहा हूँ यार, ये क्यू सिग्मा बराबर क्या, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, एरिया आएगा ना, गलत हो गया था। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू इनसाइड डिवाइड बाय ए के बराबर। अब एरिया देखो, हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, इस गोले का एरिया की बार निकाल रहे हैं, इस गोले का एरिया। तो इस गोले का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो जो गोला दिया था, इस गोले पर इसके अंदर कितना आवेश है निकाल रहा हूं, इस गोले पर कितना आवेश है, यही आवेश निकाल रहा हूं। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब की बार त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पर रख दोगे क्यू इनसाइड की जगह पे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो देखो हमारा वही चीज निकल के यहां से भी आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलिए अब यहां से देखो कि समीकरण 1 और 2 से, यहां पर कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो ये भी हमारा फाई है बंद पृष्ठ का, ये भी हमारा बंद पृष्ठ का फाई है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ये हमने मैथमेटिकल से निकाला है, ये हमने गॉस के नियम से निकाला है। तो यहां से निकल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर का सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखो यहां से हमारा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ई बराबर हमारा निकल जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आर नीचे जाएगा तो आर स्क्वायर एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिख लो कि एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर के बराबर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो सिग्मा भी क्या है, फिक्स होगा। ये त्रिज्या आर भी क्या होगी, फिक्स होगी। गोले का जो हमारा गोला है त्रिज्या फिक्स होगी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये भी हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। वेरिएबल क्या यहाँ पे, आर स्क्वायर है, यानी कि ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। देखो ई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है तुम्हें, अगर पढ़े होगे लेक्चर तो ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि जब हम बिंदु आवेश निकाले थे तो बिंदु आवेश के लिए भी ई का मान कितना आया था, ई आया था 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, आर स्क्वायर के बराबर आया था। ठीक है, अब यहां से देख लो कि हम ये नहीं कहेंगे कि इस फार्मूले को याद करो, इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, हम एक नया फार्मूला बना रहे हैं, उस फार्मूले को याद करो। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 से लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा कह रहा है कि फाई बराबर है ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अगर ये मान लो कि इस गॉसियन जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो आवेश हमारा कितना है, क्यू है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा के बराबर था। अगर हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर आवेश कितना है, क्यू के बराबर है, अगर हम ये मान ले कि इसके अंदर आवेश जो है वो आवेश कितना है, क्यू है। अगर आवेश क्यू होगा तो अब बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक, तो अब यहां से अगर E का मान निकालोगे तो देखो यहां पे लिख दे रहा हूं कि E बराबर हो जाएगा, ये सब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये फार्मूला। और ये फार्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है। देखो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले गया तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये फार्मूला कुछ देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ, या ऐसा लग रहा है कि हमने बिंदु आवेश के लिए पढ़ा था कि किसी आवेश से बिंदु आवेश से r दूरी पर जाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर के बराबर आता था। तो ये देखो वही फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का मत याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद रखो और इसको याद रखो। देखो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी सही है। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर दे दे कि 1 नंबर में कि इसका गोलीय है, गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये एक समान
ये क्या हेडिंग है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के बाहर कितना होगा। तो ये ऑप्शन दे सकता है, तो इसको भी याद रखो, लेकिन इसको याद रखो, भूल जाओगे तब भी चलेगा यार। इसको याद रखो कि 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगा। अब देखो ये बिंदु आवेश लग रहा है, तो बिंदु आवेश लग रहा है तो देखो अगर मैं इस गोले को बाहर से देखता हूं, अगर मैं इस गोले को बाहर से देखता हूं तो मैं ऐसा लगता है कि जो ये आवेश है वो आवेश कैसा है, एक बिंदु आवेश है। तभी तो ये फार्मूला हमारा निकल के आया 1/4πε0 Q/r² के बराबर। यानी कि बाहर से देखने पर जो आवेश Q है, ये पूरा आवेश कैसा दिख रहा है, एक बिंदु आवेश के बराबर हमें ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ऐसा करना, नोट करने से पहले यहां से स्टार्ट करना, ये तो तुम्हारे समझने के लिए है इतना, ठीक, इतना तुम्हारे समझने के लिए। 2-4 लाइन यहाँ पे ऊपर हमें लिखना है, वही बोर्ड वाली कहानी। ठीक है, तो पहले ऊपर 4-5 लाइन 6 लाइन छोड़ देना, उसके बाद फिर यहाँ से नोट करना, फिर उसको मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया है ना कैसे हुआ। ठीक है, इतना मैं थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो तो हमारा यहाँ से देखो E का मान हमारा कितना आया है, E बराबर आया कि 1/4πε0 Q/r² के बराबर आ गया। ठीक है, इधर वाला भी मिटा दे रहा हूँ, ये सब भी हो गया है, ये सब मिटा दे रहा हूँ। नोट कर लिया है सबको। ठीक, ये हमारा E का मान आया कि 1/4πε0 Q/r² के बराबर, यानी कि ये कुछ बिंदु आवेश की तरह है। तो अगर हम बाहर से इसको देख रहे हैं तो बाहर से देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा पूरा आवेश है वो कैसा है, एक बिंदु है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ। अगर मैं बाहर से इसे देख रहा हूं तो मुझे ये लगेगा कि जो पूरा का पूरा आवेश कहाँ है, गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक समान आवेशित गोलीय कोश, यहां पे लिख लो कि एक समान आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है, इस प्रकार व्यवहार करता है कि इसका समस्त आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है। ऐसा हमें महसूस होता है कि ये गोले के केंद्र पर स्थित है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया। चलिए अब पूरी तो 4-5 लाइन छोड़े थे, उस 4-5 लाइन के लिए पूरी की पूरी कहानी, जितनी सारी चीजें मैंने बताई थी वही सारी चीजें फिर से यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, तो लिखो कि गोलीय कोश के केंद्र O से, ये मतलब है ना, गोलीय कोश के केंद्र O से R ग्रेटर देन R दूरी पर बिंदु P, ये जो बिंदु P माना था ना, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका आगे लिखो कि गोलीय कोश के संकेंद्रीय R त्रिज्या, गोलीय कोश के संकेंद्रीय R त्रिज्या, संकेंद्रीय R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गोलीय गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, समान है, यहां से हमने एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लिया। ठीक है,
ठीक, इसके आगे लिख लो कि बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल वो DA, बिंदु P द्वारा घिरे क्षेत्रफल अवयव, जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने यहाँ पे काटा है, ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने काटा है, यही छोटा सा क्षेत्रफल अवयव DA के लिए क्षेत्रफल सदिश DA के लिए क्षेत्रफल सदिश DA है तथा क्षेत्रफल सदिश कितना है, DA है, तथा वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यता तथा वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यता बाहर की ओर है, तथा वैद्युत क्षेत्र किधर है, त्रिज्यता बाहर की ओर है। ठीक है, बस हो गया, इतना काफ़ी है। ठीक, इतना नोट कर लो, ये पूरा ख़त्म हो जाए, अगला स्टार्ट करते हैं हम। नोट कर लो, इतना हो गया, इतना नोट कर लिया। चलिए, तो गोलीय कोश के बाहर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² के बराबर होगी। ठीक, वही जो हमारा बिंदु आवेश वाला था उसी तरीके से इसका भी फार्मूला निकल के आ जाता है। अब दूसरा केस देखते हैं, इसमें ये तो पहला हो गया था, अब दूसरा देखते हैं कि गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर, यानी कि r जो हो जाएगा अब की बार वो लेस देन r हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल। आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, आवेश डिवाइड बाई क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे गोला बना लो, अब की बार हम गोला थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये लो, ये हमने गोला बना लिया। ठीक, क्योंकि इसके अंदर भी हमें अब की बार एक गोला और बनाना है। इसका केंद्र ये हो गया, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई r हो गई। ठीक, इसकी केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना लिया और इसकी त्रिज्या मान लिया कि इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, r के बराबर है। ये पॉइंट P मान लो, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब जो हमारा आवेश है वो आवेश किस पृष्ठ पे है, इस पृष्ठ पे है, पूरा इस पृष्ठ पे, इस जो हमारा गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के सतह पर चारों तरफ से आवेश फैला हुआ है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, एक समान रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से पूरा का पूरा आवेश हमारा वितरित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आवेश वितरित हो गया। अब फिर वही काम हमें करना है, तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा एरिया काटूं, ठीक, छोटा सा एरिया काटूंगा तो एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इधर बनेगा DA। अब देखो वही सारी कहानी है, बस अंदर वाली कहानी यहाँ पे आ जाएगी। अगर पहला समझ में आ गया होगा तो ये वाला हमारा आसान हो जाएगा। E वैद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया काटूँ तो यहाँ पर छोटा सा एरिया ये बनेगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र E की दिशा निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्षेत्रफल अवयव से, एक क्षेत्रफल अवयव छोटा सा कटा है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें। यहाँ पर अगर हम ये निकालें कि क्षेत्रफल अवयव से, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटा सा एरिया है तो छोटे से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई होगा। यहाँ से फ्लक्स निकलेगा d फाई बराबर कितना हो जाएगा, E dA cos थीटा, थीटा का मान 0, तो यहाँ से d फाई कितना निकल जाएगा, E dA के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फाई का निकालना चाहूँ, पूरा फाई गॉसीय पृष्ठ, अगर फाई गॉसीय पृष्ठ निकालना चाहूँ
कि फाई गॉसीय पृष्ठ कितना होगा। तो छोटा छोटा एरिया सब जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे छोटा छोटा एरिया काटूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए के बराबर हो जाएगा। फिर इसको रिंग पहना दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर निकालो तो ये हो जाएगा ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये छोटा सा एरिया डी ए काटता जाऊंगा तो पूरा ए के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो हमारा जो फाई जो आया है गॉसीय पृष्ठ, फाई हमारा गॉसीय पृष्ठ आया है, वो आया ई इंटू ए। अब ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान रखना गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ हमारा कौन सा है, बाहर वाला है, बाहर वाला गॉसीय पृष्ठ, ये अंदर वाला गॉसीय पृष्ठ है। तो ये अंदर वाला गॉसीय पृष्ठ, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर के बराबर दे रखी है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर मैं फाई निकालना चाहूं कि गॉस के नियम से, अगर मैं फाई निकालूं गॉस के नियम से, अगर मैं गॉस के नियम से फाई निकालूं तो फाई जो होगा बंद पृष्ठ का, वो फाई हमारा कितना हो जाएगा, फाई होगा हमारा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहां से देखो जो फाई हमारा बंद पृष्ठ आ रहा है, क्या 0 आएगा, फाई हमारा बंद पृष्ठ कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्योंकि खुद सोचो, देखो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है इतना सा, ठीक, ये गॉसीय पृष्ठ है, ये हमारा गोलीय कोश है। इस गॉसीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र है और क्यू क्या होता है, इनसाइड होता है, यानी कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र है उसको हम कहते हैं क्यू इनसाइड बोलते हैं। तो देखो ये गॉसीय पृष्ठ के अंदर क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है, देखो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो कोई आवेश ही नहीं है यहाँ पे। जब कोई आवेश नहीं है तो वो आवेश क्यू इनसाइड कितना जाएगा, 0। तो फाई बंद का मान कितना जाएगा, फाई बंद पृष्ठ लिख लो यार, बंद मक्खन याद आ रहा होगा, चलो फाई बंद पृष्ठ लिख लो, फाई बंद पृष्ठ, ठीक है। तो फाई बंद पृष्ठ कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो ये भी फाई है और ये भी क्या, फाई, इसको नाम दे दो, ये हमारा फर्स्ट है, इसको नाम दे दो सेकंड है। फिर वापस वही काम कर लो, यहां से वापस वही काम कर लो कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, पहले व दूसरे से। तो 5 गॉस देखो कितना 0 के बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो ई का मान आया वो ई का मान कितना आया, 0 के बराबर आया, 0 के बराबर आया। यानी कि अगर मैं इनसाइड की बात करूं, जब मैं वैद्युत फ्लक्स अंदर निकालूंगा, यानी कि जो गॉसीय पृष्ठ होगा वो गॉसीय पृष्ठ अंदर होगा। जब गॉसीय पृष्ठ अंदर होगा, इनसाइड होगा, तो उस केस में जो वैद्युत क्षेत्र होगा हमारा कितना होगा, 0 होगा। आप सिंपल सा आंख मूंद के ध्यान रखो, आंख मूंद के लगाना है, यहाँ पे तुरंत आंख मूंद के लगा देना है कि अगर हमारा एक गोला है, उस गोले के अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र 0। और अगर गोले के बाहर भी लिख दे रहा हूं, अगर गोले के बाहर पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर। ये हमारा कहां होगा, आउटसाइड होगा। यानी कि अगर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और गोले के अंदर पूछेगा तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा। ये 0 कैसा है, ये चीज तो क्लियर हो गया 0 कैसा है ना, क्योंकि फाई क्या होगा, फाई बंद पृष्ठ होगा क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो देखो ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, ये गॉसीय पृष्ठ के बाहर आवेश है भाई। तो गॉसीय पृष्ठ के बाहर का आवेश थोड़ी देखना हमें। तो यहां से कितना जाएगा, क्यू इनसाइड 0, तो फाई बंद पृष्ठ का मान कितना जाएगा, 0 के बराबर। यानी कि गोलीय कोश के अंदर अगर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र तो 0, और बाहर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें भी वही सारी कहानी लिखनी है जो पिछले में लिखाया था, तो वो सारी कहानी यहाँ पे लिख लेना। बस जहाँ पे वहाँ पे r ग्रेटर देन r किया था तो यहाँ पे r लेस देन r कर लेना। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया ना। चलिए अब यहाँ पर हम E वर्सेस R का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर E वर्सेस R का ग्राफ बना लो, E वर्सेस R का ग्राफ यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इधर हमारा E हो जाएगा, इधर हमारा R हो जाएगा, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं एक गोला बनाता हूँ। मान लो गोला है यार, बराबर तो नहीं, मान लो गोला, चलो हमारा गोला है मान लेंगे। ठीक है, चलो गोला हो गया। तो ये गोला हमारा, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि ये कैपिटल R के बराबर है। ठीक, ये हमारा सरफेस हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक,
ठीक, इस तरीके से यहाँ से बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा कैपिटल आर के बराबर, ये कैपिटल आर की त्रिज्या है, तो ये वाला केस जो होगा ये हमारा स्मॉल आर, तो यहाँ से देखो ये हमारा इनसाइड बनेगा, यानी कि जब स्मॉल आर जो होगा इससे छोटा होगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और जो ये वाला पार्ट बनेगा ये वाला पार्ट हमारा कैसा बनेगा, आउट साइड बनेगा। तो आउटसाइड जब बनेगा तो वैद्युत क्षेत्र देखो कैसा होगा, यहाँ पे सरफेस पे सबसे ज्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र, सरफेस पे जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र सबसे अधिक होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो ई वर्सेज आर का जो ग्राफ बनेगा, ई वर्सेज आर का ग्राफ इधर बन जाएगा। इसको ऐसे लिख लो कि आर लेस देन आर केस में है और इधर जो है वो आर ग्रेटर देन आर है, और ये हो जाएगा ई 1/r² के बराबर निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक केस और भी होगा कि अगर मैं जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो वैद्युत क्षेत्र अगर मैं पृष्ठ पे निकालूं, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र इसी पृष्ठ पे निकालूं तो पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। उसको नोट कर लिया इतना, नोट कर लिया, सिंपल सा था यार। देखो यहाँ पे एक गोला बना दिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर के बराबर है, त्रिज्या आर है। ठीक, तो यहाँ से हमने ये एक लाइन खींच दिया, ये हमारा क्या होगा, इसका सरफेस हो गया। अब देखो यहाँ पे सरफेस पे जो होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, उसके बाद सरफेस के अंदर आओगे तो 0 हो जाएगा और सरफेस के बाहर जाओगे तो कर्व हमारा इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे तीसरा केस देख लो, तो तीसरा केस और आसानी से हो जाएगा। देखो तीसरा केस ये देख लो कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तीसरा केस ये है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर कर देंगे तो गोलीय कोश के पृष्ठ का मतलब क्या है कि r जो हो जाएगा वो हमारा बराबर हो जाएगा r के, r जो होगा वो r के बराबर हो जाएगा गोलीय कोश के पृष्ठ पे। जैसे ये हमारा गोला बना था, ये हमारा गोला है, इसी के पृष्ठ पे निकालना है, तो ये त्रिज्या हमारी r थी, जब इसी के पृष्ठ पे निकालोगे तो स्मॉल r भी कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो r बराबर r हो जाएगा तो गोलीय कोश के पृष्ठ पे बोल देंगे, तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना हो जाएगा, r बराबर r, तथा गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कितना मान लेते हैं यहाँ पे q के बराबर है। तो देखो E का मान कितना होता है जब बाहर होता है, तो E बराबर 1/4πε0 q/r² के बराबर। अब r जो है वो r के बराबर है, तो r के बराबर है, तो यहाँ से हमारा जो E का मान होगा, E बराबर निकल जाएगा 1/4πε0 q/r² के बराबर निकल के आ जाएगा। तो अगर हम पृष्ठ पे देखेंगे तो 1/4πε0 q/r² के बराबर, और पृष्ठ के बाहर देखेंगे तो पृष्ठ के बाहर गोलीय कोश के बाहर जाएंगे तो ये स्मॉल r हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, भी क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, तो स्मॉल r हो जाएगा और यहाँ पे जब पृष्ठ पे देखेंगे तो कैपिटल R² के बराबर, और अंदर तो हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसी को एक फार्मूला और होता है उसका कि E बराबर जो होगा, कंफ्यूज मत होना पिछले वाले से, कि E बराबर होगा σ/ε0। देखो जब हमने पिछला लेक्चर किया था तो उसमें E बराबर σ/ε0 कब आया था, कि जब हमने दो प्लेट लिया था आवेशित प्लेट, एक पे धन था एक पे ऋण आवेश था, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र σ/ε0 आया था। याद आया थोड़ा सा, मुझे पता है याद आया। देखो अगर कोई एक आवेशित प्लेट ले लेते हैं, इस पे प्लस q, इस पे माइनस q, इस आप पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ले लेते हैं, तो एक पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना आया था, σ/ε0 के बराबर। बाहर कितना आया था, E बराबर 0, और यहाँ पर भी कितना आया था, E बराबर 0 आया था। या फिर ये केस बना था, और दूसरा जो हमने एक चालक ले लिया था, उस चालक पर जब आवेश डालते हैं तो चालक पे आवेश डालने पर हमेशा कैसा होता, पृष्ठ पे आया था। पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई हमने यहाँ पे चालक ले लिया तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, और इसके अंदर जो इस पे आवेश डालेंगे वो आवेश कहाँ पे आ जाएगा, पृष्ठ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो वो भी कितना आया था, E बराबर σ/ε0 के बराबर आया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, वैसे इसको याद भी मत रखो तब भी कोई काम नहीं है, इसको मत याद रखो, यही याद रखो बस। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है इसलिए जान लो। अच्छा, ये आता कैसे वो भी देख लो कि सिग्मा बराबर होता है q/a के बराबर होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं
क्षेत्रफल का, या यहाँ से अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ क्षेत्रफल लिखना चाहूँ तो देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, Q बाई क्षेत्रफल होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि गोले के लिए लिख रहे हैं तो देखो यहाँ से मिलाओ Q 4 पाई आर के बराबर, इतना को ले लो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ Q ले लो ऊपर से, नीचे से 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस दो चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर पृष्ठ पे होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R का स्क्वायर लेंगे, अगर पृष्ठ के बाहर होगा तो वही फार्मूला सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r का स्क्वायर, और पृष्ठ के अंदर होगा तो कितना होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय, लिख लो कि 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को, एक गोलीय चालक को कितना आवेश, गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाए, 900 वोल्ट पर मीटर के बराबर आ जाए। ठीक है, इसको जरा करो, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ये ना, ठीक है, इसको एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार खुद से करो इसको। कर लिया, वीडियो को पॉज करके कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि 1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक, ठीक, एक गोलीय चालक बना लो जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर। ठीक, ये गोलीय चालक बन गया हमारा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। ठीक, इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 1 मीटर के बराबर दे रखी है। कह रहा है कि चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, इसके पृष्ठ पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 900 वोल्ट पर मीटर। अब देखो वोल्ट पर मीटर लिखो, चाहे इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये हो जाएगा आवेश बटे, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो चाहे इसको न्यूटन पर, देखो E बराबर क्या होता था, F बाई क्यू नॉट के बराबर होता है, ये कभी हमने पढ़ा था, किसी जमाने में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसका मात्रक चाहे वोल्ट पर मीटर लिखो चाहे न्यूटन पर कूलाम लिखो, दोनों मात्रक बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यानी R का मान कितना दे रखा है, 1 मीटर के बराबर दे रखा है। देखो इसी के पृष्ठ पे बोला है कि इसी के पृष्ठ पर, तो कैपिटल R का मान कितना होगा, R 1 मीटर हो गया, तो E का फार्मूला पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, यहां से मैं किसका मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें Q का मान यहाँ पे निकालना है। ये कैपिटल Q है तो कैपिटल Q कर लो, कैपिटल Q का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो E का मान कितना दे रखा है, 900 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई इंटू Q, R का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1 × 1, इसको जरा नीचे लेकर आओ तो Q बराबर हो जाएगा 900 बटे 9 × 10⁻9। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लो
कि 9 गुणे 10 पे पावर 2, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -9 और डिवाइड बाई 9, यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों का आधार समान है, घात जुड़ जाएगा तो Q बराबर निकल जाएगा। यहाँ से हमारा Q बराबर आ जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर। 1 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम के बराबर आवेश देंगे तो यहाँ पे इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 900 वोल्ट पर मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोले को 2.4 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम का आवेश दिया जाता है, का आवेश दिया जाता है। ठीक, कह रहा कि गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको खुद से करो, फिर मैं उसके बाद इसको कर रहा हूँ। इसको करो, आसान सा क्वेश्चन, चित्र बना लेना, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चित्र बना लो। कर लिया इसको। चलिए, कह रहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले गोले को, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो r का मान हमने लिख लिया कि r बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। कह रहा कि खोखले गोले को इतना आवेश, यानी कि q का जो मान दे रखा है, q बराबर 2.4 इंटू 10 पे पावर -9 कूलाम, -9 कूलाम के बराबर आवेश दे रखा है। ठीक, इतना आवेश इस पर दे रखा है। कह रहा है कि गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, यहां से 4 मीटर की दूरी पर, मान लो यह 4 मीटर, r बराबर ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर की दूरी पर यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, यानी कि r का मान हमें कितना दे रखा, r बराबर दे रखा 4 मीटर। अब पहली चीज तो हमें ये पता लगाना है कि ये हमारा गोलीय कोश के अंदर है, ये गोलीय कोश के बाहर है। तो देखो इसको मीटर में बदल लो, तो इसको लिख सकते हो 12 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर या 0.12 मीटर। अब जाहिर सी बात है ये 0.12 मीटर इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी, 4 मीटर, यानी कि गोलीय कोश के कहाँ है, बाहर है। तो गोलीय कोश के बाहर तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला कितना होता है, ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर। तो E का जो मान निकलेगा यहाँ से हमारा, E का जो मान निकलेगा, देखो E का मान निकलेगा, E बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, ये होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q का मान कितना है, 2.4 इंटू 10 पे पावर -9 डिवाइड बाई R का मान कितना है, 4 इंटू 4 के बराबर है। ठीक, ये देखो 4 छक 24 कट जाएगा, यहाँ से 0.6 हो जाएगा, तो E बराबर निकल जाएगा, E बराबर 9 छक कितना होगा 54, तो हो जाएगा 5.4। 10 पे पावर 9, 10 पे पावर -9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइड बाय कितना बच जाएगा, 4 के बराबर। इसको 4 से काट दो तो हो जाएगा 4 के नेम 4, बचेगा 1, तो बचेगा यहाँ पे बनेगा 14, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12 बचेगा 2, तो 4 पंचे 20।
ठीक। तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1.35 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.35 न्यूटन पर कूलाम के बराबर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। उसको डिवाइड करोगे, काटोगे, सब कुछ इतना ही आ जाएगा। 9 छक 54 ही होगा ना। ठीक है, 0.6। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, चलिए। वन 1.35 न्यूटन पर कूलाम के बराबर इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि धातु के एक खोखले गोले का व्यास, धातु के एक खोखले गोले का व्यास, धातु के एक खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा गोले पर 500 माइक्रो कूलाम का 500 माइक्रो कूलाम का आवेश, 500 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ठीक है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, पहला कह रहा है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। दूसरा कह रहा है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तीसरा कह रहा है कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तीसरा कह रहा है कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से ट्राई करो इसको खुद से, फिर मैं बता रहा हूँ। हो गया, कर लिया इसको। चलिए अब मैं कर रहा हूँ इसको, देखो। ठीक, जिसको कर लिया बहुत अच्छी बात है, एक बार आंसर को मिला लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है धातु के गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है। तो पहले एक धातु का एक गोला बना लो। ठीक, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 30 × 10 पे पावर -2 मीटर, या फिर पॉइंट का 30 मीटर के बराबर भी लिख सकते हो। कह रहा है कि इस पे आवेश कितना है 500, यानी कि Q बराबर दे रखा है यहाँ से कि Q बराबर है 500 माइक्रो कूलाम। तो हो जाएगा 500 × 10 पे पावर -2 कूलाम के बराबर हो जाएगा। कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। देखो ये 0.30 मीटर है, 1 मीटर, यानी कि इसके बाहर जाके हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा r बराबर दे रखा है पॉइंट का 30 मीटर, और ये स्मॉल r बराबर दे रखा है 1 मीटर के बराबर। तो देखो यहाँ पर जाकर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर होगा 1/4πε0 Q/r² के बराबर। तो यहाँ से हमारा E का मान निकल जाएगा 9 × 10 पे पावर 9। Q का मान कितना है 500 × 10 पे पावर -2, सॉरी इसका कूलाम में बदलोगे तो -6 होगा, 10 पे पावर -6। तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -6 डिवाइड बाई r का मान कितना दे रखा है 1 × 1। तो E का मान हो जाएगा हमारा, देखो इसको लिख लो 9 × इसको ऐसे लिख लेते हैं 5, और इसको 10 पे पावर 2 कर लेते हैं, इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 6। तो E बराबर निकल जाएगा 9 × 6 45 गुणे, ये E का मान हमारा निकल जाएगा 45 × 10 पे पावर। चला इस यहाँ पे -6 है, इसको जब इन सबको आधार सामान्य घात जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 10 पे पावर 5 है। E बराबर इसको 1 अंक इधर ले आओगे तो 4.5 × 10 पे पावर 6 न्यूटन पर कूलाम के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर तब आ रहा है जब हमारा
वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं वो गोले के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आंसर वोल्ट पर मीटर लिखा है तब भी वही बात है, चाहे न्यूटन पर कूलाम बोलो चाहे वोल्ट पर मीटर बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कि गोले के पृष्ठ पर, यानी यहीं पर हमें निकालना है। तो अब की बार ई का फार्मूला कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² के बराबर होगा। तो ई का मान हमारा निकल जाएगा यहाँ से, ई बराबर 9 × 10⁻9 × Q। Q का मान कितना दे रखा है 500 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर का मान अब की बार देखो कितना है, आर का मान कितना हो जाएगा 30 × 10⁻2 मीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻2 × 30 × 10⁻2, 2 बार आर है यानी r² है, तो इसको हमने 2 बार यहाँ से गुणा कर दिया, ठीक। तो देखो ई का मान जो आ गया हमारा यहाँ से हमारा जो ई का मान आया है, ई का मान आ गया हमारा। देखो फिर इसको उसी तरीके से लिख लो कि 9 गुणे यहाँ पे 5 कर लो और ये 10 पे पावर 9 और इसका यहाँ से निकलेगा 10 पे पावर 2, इसको 5 गुणे 100 कर सकते हैं। तो इसको क्या कर लो 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर -6। ये देखो 10 पे पावर -2 10 पे पावर -2 दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर +4 के बराबर निकल जाएगा, ठीक। डिवाइड बाई, क्योंकि नीचे -4 है तो ऊपर जाएगा तो +4। इसको 30 और 30 को ऐसे लिख रहे हैं कि 3 × 3 × 10 × 10 दोनों को अलग अलग कर लिया। 10 पे पावर 1 10 पे पावर 1 को इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि 10 पे पावर 2, ठीक। अब देखो ये 10 पे पावर 2 से 10 पे पावर 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकलेगा 3 त्रिका 9 और ये 9 हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो ई का मान कितना आ जाएगा 5 × 10 पे पावर, देखो 9 में से 3 जाए 9 में से 6 घटेगा, सबका आधार समान है 10 तो घात जुड़ जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3 और 3 और 4 कितना जाएगा 7, तो 5 गुणे 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलाम के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 5 × 10 पे पावर 7 न्यूटन पर कूलाम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए अच्छा तीसरे वाले में क्या कह रहा है, जो तीसरा वाला है उस तीसरे वाले में कह रहा है कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आपकी आर का मान जो निकालोगे तो 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.10 मीटर, यानी कि 0.10 मीटर। कहीं यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये गोले के अंदर है, तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, हो गया खत्म, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है, सिंपल सा काम है, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0 के बराबर होगी। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए एक अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। चलो लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि r मीटर त्रिज्या वाले, ये कह रहा है कि r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर, खोखले गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा है, Q आवेश Q आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए, तथा आवेश आधा कर दिया जाए,
तथा आवेश आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? तब गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? कितना फ्लक्स निकलेगा, गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसको कर रहा हूँ। कर लिया? पॉज करके जल्दी से कर लो। कर लिया? चलिए, कह रहा कि r मीटर त्रिज्या के खोखले गोला, एक हमने खोखला गोला ले लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है? r मीटर। ठीक, त्रिज्या इसकी r मीटर ले लिया कि केंद्र पर q आवेश रखा है, यहाँ पर एक आवेश q रखा हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर जाए, यानी अब गोले की त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या 2r कर दी जाए, यानी दुगनी का मतलब त्रिज्या कितना हो गया? 2r हो जाए, तथा आवेश आधा कर दिया जाए, यानी कि अब इस पे आवेश जो होगा वो हमारा q/2 के बराबर हो जाएगा। तब गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा? कह रहा कि गोले के पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा फ्लक्स कितना निकलेगा? अगर मैं इस पहले गोले से देखें तो पहले गोले से फ्लक्स हमारा कितना निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा q/ε0 के बराबर फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कितना निकलेगा? q/ε0 के बराबर फ्लक्स निकलेगा। ठीक, जब त्रिज्या को दुगनी कर देते हैं तो अब यहाँ पे फ्लक्स कितना निकलेगा? यहाँ पे जो फ्लक्स निकलेगा, देखो जो फ्लक्स निकलेगा यहाँ से, फ्लक्स अब भी कितना निकलेगा? q/ε0 के बराबर। अगर किसी गोले के अंदर कोई बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश अगर q रखा है तो उस पर जो फ्लक्स निकलेगा q/ε0 के बराबर। तो यहाँ पे आवेश कितना है? q/2, तो ये आवेश हो जाएगा q/2 डिवाइड बाई ε0, तो ये हो जाएगा q/2 ε0 के बराबर। यानी कि जब हम उसको आधा कर देंगे तो फ्लक्स निकलेगा q/2 ε0 के बराबर फ्लक्स निकलेगा। बस इतना सा काम था। त्रिज्या r था, r पे तो डिपेंड ही नहीं करता है ना, r से कोई मतलब नहीं है, बस उसके अंदर आवेश देखना कितना है। तो आवेश कितना था? q, तो एप्सिलॉन q/q, तो फ्लक्स निकलेगा q/ε0। जो आवेश q/2 तो फ्लक्स कितना निकलेगा? q/2 ε0 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।